एवरीवन, ऑपरेशन सिंधु इंडिया ने लॉन्च किया इजराइल और ईरान के बढ़ते टेंशन्स के बीच में। देखिए, वॉर तो ये दो कंट्रीज का है या फिर एस्केलेशंस जो हैं वो ये दो कंट्रीज के बीच में हो रहे हैं। इसमें हमारे जो नेशनल्स हैं, जो हमारे सिटीजन्स हैं जो वहाँ रहते हैं, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी कहीं ना कहीं हमारी होती है। तो इसके चलते इंडिया ऐसे ऑपरेशंस लॉन्च करता है जिसमें इन कंट्रीज से अपने सिटीजन्स को वापस ला सके। रशिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट में इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन गंगा। इजराइल ईरान कन्फ्लिक्ट में इंडिया ने लॉन्च किया ऑपरेशन सिंधु। इसमें हम अपने नेशनल्स को बुला रहे हैं वापस। अभी तक का डेटा हम देखें तो कुछ 1800 सिटीजन्स हैं जिन्हें हम वापस लेकर आ चुके हैं। अच्छा, एक और चीज, हमसे रिक्वेस्ट की नेपाल और श्रीलंका ने कि आप हमारे सिटीजन्स को भी इवैक्यूएट कर लीजिए, तो हमने उसको भी एक्नॉलेज किया और हम उनके सिटीजन्स भी लेकर आ रहे हैं। तो ये जो ऑपरेशन है ये तो इसके बारे में बात होगी। अगर इसके आपको कुछ झलक दिखाऊं तो इस तरह से हमारे सिटीजन्स जो हैं आप देख सकते हैं दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड हुए और आप उनकी कुछ तस्वीरें यहाँ पर देख सकते हैं। अब इसमें क्या हुआ, ऑपरेशन सिंधु के चलते वो दिल्ली एयरपोर्ट तक आए और वहां से अपने अपने स्टेट्स, अब सब दिल्ली के तो नहीं होंगे, वहां से अपने अपने स्टेट्स जाने के लिए सरकार ने बस का बंदोबस्त किया कि आप अब बस से चले जाइए अपने स्टेट में। तो वहां पर जो स्टूडेंट्स थे जिन्हें जम्मू कश्मीर जाना था उनके लिए भी बस अरेंज की। तो स्टूडेंट्स को ये बात पसंद नहीं आई। कुछ स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने जाहिर की अपनी नाराजगी ये कहते हुए कि वो 3 कंट्रीज से होकर आ रहे हैं, वो पिछले 4 दिन से ट्रैवल कर रहे हैं, तो अब इंडिया को उनके लिए कुछ बेहतर बंदोबस्त करने चाहिए थे उनके स्टेट तक उन्हें पहुंचाने के लिए। मतलब उन्हें ईरान से इवैक्यूएट करके यहाँ ले आए, पर यहाँ से स्टेट तक पहुंचाने के लिए भारत को कुछ बेहतर बंदोबस्त करने चाहिए थे, उन्हें बस के हवाले कर दिया। कुछ स्टूडेंट्स ने हाईलाइट किया कि बस में जो फैसिलिटीज उन्हें प्रोवाइड की जा रही है वो भी सही नहीं है, वो भी अप टू द मार्क नहीं है। इसके चलते उन्हें बहुत सारे क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा। आप सोच सकते हैं ना क्या प्रॉब्लम है इन स्टेटमेंट्स में, जहां आपको एक तरफ ग्रैटिट्यूड शो करना चाहिए कि आपकी कंट्री आपको इतने टेंशन्स में वापस बुला लेती है। अगेन, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसी भी कंट्री की, बट स्टिल शो सम ग्रेटिट्यूड कि आप सेफली आ पा रहे हैं और उसमें आप एंटाइटलमेंट दिखा रहे हैं। आपको चाहिए कि आपके लिए बेहतर बंदोबस्त हो। तो लोग हाईलाइट कर रहे थे, यू कैन सी द क्रिटिसिज्म्स ओवर हियर, कि आप सरकार की शादी में आए हैं क्या? बिल्कुल, अगर सरकार की शादी में आए तो आपको 5 स्टार अरेंजमेंट्स मिलने चाहिए। या फिर यही कि टैक्स पेयर का पैसा लगा है आपको वापस लाने में, आप गए तो अपने पैसों से थे पर लौटे आप टैक्स पेयर के पैसों से हैं। तो अगेन, शो सम ग्रैटिट्यूड। तो इस तरह की मामला हाईलाइट हुआ। ये न्यूज क्रेडिबल है, इस बात का पुष्टि आपको यहाँ से हो जाएगी कि जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर ने खुद पोस्ट किया था कि स्टूडेंट्स जो इवैक्यूएट हुए हैं उन्होंने कंसर्न दिखाया है क्वालिटी ऑफ बसेस के रिस्पेक्ट में जो उनके लिए अरेंज की गई है, और इसीलिए वो ध्यान रखेंगे कि अच्छी बसेस का बंदोबस्त हो। पर मेरा ये मुद्दा नहीं है। आज का हमारा टॉपिक और डिस्कशन ये नहीं है कि आपको कितना ग्रैटिट्यूड या फिर एहसानमंद फील करना चाहिए या आप इतना एंटाइटल्ड क्यों हो रहे हैं, ये वाला मुद्दा नहीं है। हम यहाँ स्टैब्लिश करना चाह रहे हैं कि क्यों कश्मीरी स्टूडेंट्स को ईरान अपील करता है, वो वहां पर इतने ज्यादा नंबर्स में क्यों पढ़ने जाते हैं। स्टैटिस्टिकली स्पीकिंग, अगर 2022 का मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का डेटा हम उठाएं तो करीब 2050 स्टूडेंट्स ईरान में पढ़ते हैं, उसमें से बहुत सारे कश्मीरी स्टूडेंट्स हैं और लड़कियां भी उसमें से सिग्निफिकेंट नंबर में हैं। तो ये ऐसा क्यों है, ये क्या कारण है, इस कनेक्शन का क्या लिंक है बीच में कश्मीर और ईरान के, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। दिस इज आवर टॉपिक जिसके बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। ईरान जो है, वहां पर जो कश्मीरी स्टूडेंट्स हैं वो अधिकतर मेडिकल की पढ़ाई करने जाते हैं। तो इंडिया में क्या दिक्कत है मेडिकल की पढ़ाई करने में? सिमिलरली अगर हम बात करें तो ऑपरेशन गंगा में भी हमने नोटिस किया था कि यूक्रेन में जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे थे वो मेडिकल एग्जाम्स, मतलब मेडिकल के एग्जाम्स दे रहे थे या फिर मेडिकल स्टूडेंट्स थे वो। तो ऐसा क्या है कि इतने सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो फॉरेन कंट्रीज में मेडिकल पढ़ने जाते हैं, और ऐसा क्या है जो
कश्मीर के स्टूडेंट्स ईरान जा रहे हैं पढ़ने के लिए, ये हम डिस्कस करेंगे। तो पहला तो बहुत ही जेनेरिक सा डिस्कशन होगा हमारा कि इंडिया में क्या प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से लोग अब्रॉड जा रहे हैं पढ़ने के लिए। तो रीज़न बहुत ही सिंपल है और आप ये जानते भी होंगे। हमारे यहाँ पर एक तो मेडिकल की तैयारी करने के लिए बहुत सारा पैसा लगता है, करोड़ तक में फीस पहुंच जाती है प्राइवेट कॉलेजेस की। अब आप सोच रहे होंगे कि सरकारी कॉलेज में क्या प्रॉब्लम है। सरकारी कॉलेज में प्रॉब्लम है नंबर ऑफ सीट्स। नंबर ऑफ सीट्स बहुत कम है, जिसके चलते ये वाले क्राइसिस देखने को मिलते हैं। देखो, सरकार ने नंबर ऑफ सीट्स बढ़ाकर 1.18 लाख कर दी 2024 में। मेडिकल की सीट्स हैं ये पहले कितनी हुआ करती थी, 51,000 सीट्स हुआ करती थी 2014 में। तो आप देख सकते हैं कि नंबर काफी बढ़ गया है, बट स्टिल इट इज नॉट इनफ। करीब 22 लाख लोग जो हैं, करीब 22 लाख लोगों ने 2024 में नीट यूजी का एग्जाम दिया था। सीट्स तो आप देख सकते हैं 1 लाख के आसपास सीट्स हैं। अब आप देखिए कि एडमिशन्स कितने कम होंगे। 22 लाख स्टूडेंट्स अप्लाई कर रहे हैं, 1 लाख सीट्स हैं। कंपटीशन आप देख सकते हैं। अब इस 1 लाख में से भी आधी सीट्स जो हैं वो प्राइवेट कॉलेजेस में और आधी सीट्स ही गवर्नमेंट के पास में है। प्राइवेट कॉलेजेस में बहुत पैसा लगता है। तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, स्टूडेंट्स फिर अपने सपने पूरे करने के लिए अफोर्डेबल ऑप्शंस ढूंढते हैं, जिसमें ईरान, यूक्रेन जैसी कंट्रीज आती हैं। तो एक तो ये रीज़न हो गया कि यहाँ पर मेडिकल की सीट्स बहुत कम है, अफोर्डेबिलिटी एक चैलेंज है। इसमें एक और स्टैटिस्टिक्स सरकार हाईलाइट करती है, विच इज़ फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन जो है उसके नंबर्स। ये एग्ज़ाम जब आप विदेश की कंट्री से मेडिकल की तैयारी करते हैं तो कुछ कंट्रीज़ के लोगों को ये देना होता है, मतलब कि कुछ कंट्रीज से तैयारी करने पे ये एग्ज़ाम देना होता है। तो इसके नंबर्स आप कॉन्स्टेंटली बढ़ते हुए देख रहे हैं। जैसे 2024 में 79,000, जबकि नंबर 2022 में कितना था, 52,000। तो आप देख सकते हैं कि लोग अब्रॉड जाते हैं मेडिकल की तैयारी करने के लिए। एक तो यहाँ का रीज़न समझ में आ गया। अब बात करते हैं कि कश्मीर और ईरान का एसोसिएशन जो है उसके पीछे क्या रीज़न है। तो उसके पीछे बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा रीज़न है, वो हम जानेंगे। पर उसके पहले मेरे पास एक अनाउंसमेंट है। ऑल्सो इस वीडियो के अंत में एक क्वेश्चन मैंने पूछा है जो बहुत ही सरल है, पर इतना सरल नहीं है, आपके लिए थोड़ा चैलेंजिंग होगा। तो उसका सही जवाब देने की पूरी तरह कोशिश करना। अगर आप अनअकैडमी से जुड़ना चाहते हैं और ऑप्शनल की तैयारी करना चाहते हैं तो सोशियोलॉजी ऑप्शनल के लिए मैं एक एजुकेटर हूँ जो आपको एकदम स्क्रैच से सोशियोलॉजी ऑप्शनल समझा सकता है। हाँ, इसके साथ आपको टेस्ट सीरीज भी मिलती है, जो टेस्ट सीरीज मेरे द्वारा ही बनाई गई है। एनरोल करने के लिए आप कोड MM05 का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें MM स्टैंड्स फॉर मोनिका मानधन्या, जो कि मेरा नाम है। अगर आप GS की तैयारी अनअकैडमी से करना चाहते हैं तो जनरल स्टडीज के सब्सक्रिप्शन पे अभी डिस्काउंट चल रहा है, जिसमें करीब 20,000 में आपको ये सब्सक्रिप्शन मिल रहा है। साथ में 12 महीने का एक्सटेंशन भी हम आपको मुफ्त दे रहे हैं। तो एक बहुत अच्छा ऑफर है जिसमें आप डिस्काउंट भी अवेल कर सकते हैं और अच्छे समय के लिए प्लेटफॉर्म से जुड़ भी सकते हैं। एनरोल करने के लिए MM05 कोड का आपको इस्तेमाल करना है। अब मुद्दे पे आते हैं। ईरान और कश्मीर के लिंक में पहला रीजन जो है वो आप देखिए कि कश्मीर को क्या बोला जाता है। कश्मीर को बहुत लंबे समय तक ईरान सगीर या ईरान माइनर भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसकी टोपोग्राफी जो है, मतलब पंछी, नदियां, पवन के झोंके, वो बहुत ज्यादा सिमिलर है, वो बहुत ज्यादा सिमिलर है ईरान से। तो टोपोग्राफी बहुत सिमिलर है किससे? ईरान से। कल्चर में भी सिमिलैरिटी है, कश्मीर का कल्चर और ईरान का कल्चर थोड़ा सिमिलर है। कल्चर में कैसी सिमिलैरिटी है? तो उसके पीछे हिस्ट्री है। 13th सेंचुरी में मीर सैयद अहमद अली हमदानी जो है वो कश्मीर आए थे और उनके साथ आए थे 200 सैयद्स। ये जो सैयद हैं जो ईरान से आए हैं वो अपने साथ क्राफ्ट और इंडस्ट्रीज भी लेकर आए, बहुत सारे प्रोडक्ट्स लेकर आए। कैसे प्रोडक्ट्स? जैसे कारपेट, पेपर मिशे। पेपर मिशे ये होता है जिसमें आप कागज का पल्प बना के या कागज को गीला करके कोई ऑब्जेक्ट बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये सूखा हुआ कागज फिर क्या हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा, तो इसे पेपर मशे कहा जाता है।
ड्राई फ्रूट्स लेकर आए, वो सैफरन लेकर आए। तो ये सारे जो चीज़ें हैं जो ट्रैवल करके लोग आए वो सब लेकर आए, और उसके कारण थोड़ी कल्चरल सिमिलैरिटी भी कश्मीर में डेवलप हो गई। सबसे पहले हमने देखा टोपोग्राफी सिमिलैरिटी, फिर कल्चरल सिमिलैरिटी, और तीसरा एस्पेक्ट है रिलीजियस अफिनिटी। कश्मीर जो है उसमें भी शिया मुस्लिम्स रहते हैं और ईरान में भी शिया मुस्लिम्स रहते हैं, तो थोड़ा रिलीजियस एफिनिटी भी है। इनफैक्ट ईरान में कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कश्मीरी स्टूडेंट्स के लिए स्पेशल एडमिशन प्रोसेस बनाती हैं, कुछ इंसेंटिव्स या स्कॉलरशिप्स भी ऑफर करती हैं। तो इन सब के चलते यू कैन सी कि कश्मीरी स्टूडेंट्स ईरान को प्रेफर करते हैं फॉर देयर मेडिकल जर्नी, या फिर मेडिकल एग्जाम्स को लेकर डॉक्टर बनने के लिए वो ईरान को प्रेफरेंस देते हैं। तो ये एक रिलीजियस अफिनिटी भी इसका रीजन है। अब आती है बारी सवाल की। क्वेश्चन जो है मैंने कहा कि सिंपल है बट अ बिट चैलेंजिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ईरान इज और आर करेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट सही है? ईरान इज अ लैंडलॉक्ड कंट्री इन द मिडिल ईस्ट। क्या ईरान एक लैंडलॉक्ड कंट्री है? दूसरा, द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज क्रूशियल फॉर ग्लोबल ऑयल ट्रांसपोर्ट लाइज बिटवीन ईरान एंड यूएई। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज जो है वो ईरान और यूएई के बीच में है। सही है गलत है दोनों स्टेटमेंट्स, उसके बेसिस पे आप ABCD करके आंसर देंगे। जिनका भी आंसर सही होगा उनके नाम मैं नेक्स्ट वीडियो में अनाउंस करूंगी, तो मेक श्योर कि आप रिप्लाई ज़रूर करें अगर आपको आता है। अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट में आंसर दे दीजिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।